कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वॉइस क्लियर है मेरी? गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इंफॉर्मेशन तो मिला ही होगा अनाउंसमेंट में आपको। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ठीक। तो इतिहास क्या है? सबसे पहली चीज, पहला क्लास है। इतिहास को अगर आप आज तक पढ़े हैं फैक्चुअल नॉलेज से, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं स्टोरी फॉर्म में चीजों को बता सकूं। हिस्ट्री का बेसिक पर्पस होना चाहिए आपको उससे लर्न क्या कर रहे हो, आप उसको सीख क्या रहे हो उससे। हर एक कैरेक्टर से, हर एक काल से, हर एक टाइम पीरियड से, हर एक समय से आप सीखते क्या हो, वो जरूरी है आपको। समझ रहे हो? देखो मैं आपको बताता हूं, ये एक आज फर्स्ट क्लास है। मैं थोड़ा सा धीरे से आगे बढ़ूंगा, है ना। धीरे से आगे बढ़ूंगा मतलब शुरुआत में स्लो रहेगा थोड़ा सा, और स्लो होने के बाद जब दूसरी तीसरी क्लास में रिदम बनेगा तब फिर उसके बाद हम लोग फटाफट पढ़ेंगे उसको। लेकिन शुरुआत की क्लास में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो आपको अगर कहीं डायरेक्ट मैं फैक्ट बताना चालू करता हूं या मैं ये नहीं बताता हूं कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें सीखना क्या है, तो आपको वो जिज्ञासा और वो इंटरेस्ट नहीं जग पाएगा जो इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। आपको कोई भी चीज को करने से पहले पता होना चाहिए कि उसमें मुझे करना क्या है, वो काम क्या है एक्चुअल में। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो आप में से बहुतों को ये आरआई का पेपर देने से पहले ये नहीं पता रहता होगा कि आरआई में करना क्या है। अमीन, पटवारी, इसमें एक्चुअल में काम क्या है, एक्चुअल में मेरे को करना क्या रहेगा, ये आपको बहुत से लोग को पता रहता होगा, बहुत से लोग को नहीं पता रहता होगा। तो सबसे पहले मोटिवेशन का आपका रीजन होना चाहिए किसी भी चीज का कि आपको करना क्या है वहां जाके। सरकारी नौकरी का मतलब सीधा सीधा लोगों के मन में 70-80% लोगों के मन में ये रहता है काम नहीं करना पड़ता। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। ये आपको 2 दिन मोटिवेशन देगा, 3 दिन किक देगा, उसके बाद खत्म। सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि उसमें क्या इनोवेटिव कर सकते हो आप, क्या दूसरों के लिए बेहतर कर सकते हो आप। तो उसी तरीके से किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है। चलो हिस्ट्री का मतलब समझते हैं। देखो समझो, हिस्ट्री, हिस्ट्री इंग्लिश शब्द क्या है इसका? हिस्ट्री। ये हिस्ट्री शब्द लिया गया है हिस्टोरिका, रोमन शब्द हिस्टोरिका से लिया गया है। इस हिस्टोरिका का मतलब होता है अनुसंधान, रिसर्च। हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका का मतलब होता है अनुसंधान, चीजों को अनुसंधान करना, रिसर्च करना। देखो हिस्ट्री का मतलब बेसिक पर्पस होता है, देख हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजों ने अलग अलग, जैसे अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन, आपके इतिहास में कौन सी घटना घटित हुई उसका लगातार और सीक्वेंस वाइज उसको जमा कर उसका अध्ययन करना।
अतीत की घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। चाणक्य ने कहा कि हर राजा को हर दिन प्रतिदिन अपने इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, अपने इतिहास को एक कहानी के जैसे सुनना चाहिए, क्योंकि उसको इतिहास से क्या मिलेगी? सीख मिलेगी। तो इतिहास क्या है? इतिहास एक, कह लीजिए, एक प्रयोगशाला है, एक लाइब्रेरी है, एक संग्रहालय है, जिसमें आपके इतिहास, ऐतिहासिक लोगों ने और आपके अतीत ने किस रास्ते पर चला है, आपका अतीत और ऐतिहासिक लोग किस रास्ते पर चले हैं, उसका लेखा जोखा वहां पर लिखा हुआ है। उसको आपको देखना है, उसको समझना है, उसको सीखना है और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करना है। जो व्यक्ति जो समाज, जो देश अपने इतिहास से सीख नहीं लेता, वर्तमान उसको सहारा नहीं देती और भविष्य उसे रास्ता नहीं दिखाता। तो आपको इतिहास से क्या करना है? बेसिकली अतीत का अध्ययन, मतलब उसको देखना है, उसको समझना है, उसको सीखना है और डिसीजन लेना है। कभी भी आप डिसीजन मेकिंग पावर, जब कोई भी व्यक्ति डिसीजन लेता है, अपनी इतिहास के सीखों का से और अनुभवों से सीख लेके उसको क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है और डिसीजन लेता है। ठीक। प्रकाश कुमार कर रहे हैं, लिख के पढ़े। सर एक्चुअली में बहुत सारी चीजों को मैं लिख के भी बताऊंगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा और बहुत सारी चीजों को देखिए, इतिहास ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इतिहास में ऐसा कि आपको मैप से कोई बहुत ज्यादा चीज समझानी पड़े, मैप से भी समझाना पड़ेगा। तो जहां जहां इमेज दिखाने का जरूरत पड़ेगा, इमेज दिखाना है। जहां जहां आप लोगों को लिख के समझाने की जरूरत पड़ेगी, मैं लिख के समझाऊंगा। लेकिन जो चीजें थ्योरी के फॉर्म में है, उसको अगर मैं लिखने के लिए बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैं अलग से प्रिपेयर करके आया हूं, ताकि आपका टाइम सेव किया जा सके। आपका सिलेबस 5-6 महीने में कंप्लीट करना है, ठीक, वो टाइम ड्यूरेशन है। आपका पीएससी ही निकल जाएगा अभी, कहीं ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो। आपका वैकेंसी आने वाली है, जो रिजर्वेशन का हटेगा उसके बाद से वैकेंसी आनी स्टार्ट होगी। तो 5-6 महीने के ड्यूरेशन में अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो अगर मैं आपको एक एक चीज को लिख के बताऊंगा तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन करने वाली चीज, स्टोरी वाली चीज, वो सारी चीज तो आपको बताने ही वाला हूं मैं, उसमें कोई ये नहीं होगा। लेकिन जो चीज स्टैटिक है, जो चीजें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल है, उसको मैं अगर ऐसा लिख के बता रहा हूं तो लिख के बता रहा हूं और डायग्राम दिखा रहा हूं, चार्ट बना के लाया हूं मैं अगर आपके लिए। जो चीज मैं यहाँ लिखूंगा उस चीज को मैं प्रिपेयर करके आया हूं, मतलब सीधी सीधी बात। तो उससे आपका टाइम कंज्यूम होगा। ठीक, चलो। तो आपको समझने से मैटर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। बाकी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो इतिहास का मतलब आप समझ गए। तो इतिहास में बेसिकली अतीत का अध्ययन करना है। एक ग्रंथ है, एक संग्रहालय है, एक लाइब्रेरी है, मान के चलो, एक प्रयोगशाला है इतिहास आपके लिए, जिसमें आपके पहले आए हुए लोगों ने, अतीत के लोगों ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं। उन्होंने दिखाया है रास्ता कि भाई इस रास्ते पे हम चले, ये हमने धोखा खाया, हमने ये चीजें सीखी, और उनसे सीख लेके आपको आगे की चीजों को सीक्वेंस में वाइज जमा के उसको अध्ययन करना है, ताकि आप लाइफ में, वर्तमान में आप जो डिसीजन ले और उसके बाद जो फ्यूचर में आपका डिसीजन ले, वो आपके इतिहास से इंपैक्ट, उसका इतिहास का इंपैक्ट आपके उस डिसीजन पे रहना चाहिए। ठीक, चलो। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? देखो, बेसिकली सबसे पहले ऐतिहासिक काल, तो उसमें स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं अभी। तो प्रागैतिहासिक काल में आपको पढ़ना है, जब सबसे पहले अगर आप बात करें तो मनुष्य खाना बदोश का जीवन जीता था। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पकाना चालू नहीं किया था, आग की खोज नहीं हुई थी। तो प्रागैतिहासिक काल में आप कह लीजिए होमोसेपियंस खाना बदोश का जीवन जीता था। अब प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आएगा। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो पत्थर जैसे जैसे इंप्रूव होते गए, तो पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर जैसे जैसे इंप्रूव होते गए, जैसे जैसे नए टाइप के पत्थरों की खोज करती गई और परिवर्तन होता गया समय के साथ, उसके हिसाब से प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मतलब पूरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्रागैतिहासिक काल को। तो पत्थरों की उपलब्धता के आधार पर इसको किसमें बांटा गया है? 3 पार्ट में। अब इसी में आपको पढ़ना है कि आग की खोज कब हुई, पशुपालन की शुरुआत कब हुई, कृषि की शुरुआत कब हुई, वो सारी चीजें। ठीक, तो ये है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद आपका आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में आपको क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें आपको पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता। तो जब पत्थरों का इनोवेशन होना चालू हुआ, आग की खोज हुई, कृषि की खोज हुई, तो लोगों ने क्या हुआ, एक आवास बनाना चालू कर दिया, आवास में रहना चालू कर दिए। उसके बाद ये प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आया, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। 8000 साल पुरानी सभ्यता है। 1853 में कनिंघम जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने पाकिस्तान के एरिया में एक सिक्के की खोज की थी। सिक्का मिला था उनको, उसमें कुबड़ वाला सांड था और कई आकृति बनी हुई थी। तो उनको ये लगा कि यहां पर खुदाई करना चाहिए अब करके। उसके बाद 1921 में राखलदास दयाराम साहनी ने पहली बार खुदाई की हड़प्पा में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसे की खोज भी इसी समय हुई थी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक मॉडर्न सभ्यता थी, बहुत काफी विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता के बारे में पूरी चीजें पढ़नी है हम लोग को। ठीक, और आद्य ऐतिहासिक काल के बाद सेकंड टर्म में आएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में जब ये सभ्यता का पतन होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का, कई सारी रीजन है पतन होने के। कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गया, कुछ कहते हैं विवर्तनीय विक्षोभ से हुआ, कुछ लोग कहते हैं आर्यों द्वारा विनाश किया गया। ये सारी चीजें, ये भी मैं ओवरव्यू बता रहा हूं आपको। ठीक, बताऊंगा संगीता जी, है ना, थोड़ा सा वेट करिए, पहले इसको बताने दीजिए, फिर वो भी बताऊंगा, है ना। तो ये हो गया ऐतिहासिक काल। इसके बाद देखो, ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बाद कौन आए? आर्य आए। मध्य एशिया से कौन आए? आर्य। आर्य की सभ्यता, देखो ये जो सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता थी। क्यों नगरी सभ्यता थी, जब पढ़ाऊंगा तब इसको बताऊंगा। इसका नगर नियोजन इतना स्ट्रांग था कि 2 रोड एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जो मुख्य द्वार है घर का, वो मेन रोड पर ना खुलकर किस में खुलता था? गली में खुलता था, अन्य मार्ग पे खुलता था। जैसे आपका आज का डेट में कॉलोनी बसता है ना, तो एक मेन रोड रहता है, मेन रोड से कई सारे सब रोड गए रहते हैं, अलग अलग रोड गए रहते हैं, उस रोड में आपका घर रहता है। मेन रोड तो सिर्फ जाने आने के लिए रहता है। इस तरीके का चीजें रहती है। वो कॉलोनी बसा था मोहनजोदड़ो ये सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। पानी के निकलने का बहुत अच्छा व्यवस्था था, ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छा व्यवस्था था। 2 पार्ट में नगर बसा होता था, एक पार्ट में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, एक पार्ट में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। तो ये सारी चीजें प्रमाण देती है इस बात का कि ये नगरी सभ्यता थी, ये रूरल सभ्यता नहीं थी। उसके बाद की जो सभ्यता आई ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, आर्यों की सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी एक तरीके से। आर्य आए मध्य एशिया से, तो उन्होंने जो गंगा नदी वाला क्षेत्र है, गंगा नदी दोआब क्षेत्र, पंचनद वाला क्षेत्र, सप्त सिंधु प्रदेश जिसको 7 नदियों का जो है, वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, ये वाला रेंज, वो वाले रेंज पे उन्होंने वहां पर रहे वो लोग। वैदिक काल में वेदों का निर्माण हुआ। वैदिक काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ। उत्तर वैदिक काल में बाकी जो 3 वेद हैं, टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का निर्माण इस काल में हुआ और बाकी 3 वेदों का निर्माण इस काल में हुआ। तो ऋग्वेद जो पूरे वेद हैं, वो तो पूरे जीवन का दर्शन है, आज तक आप उनको पढ़ते आ रहे हैं। जो चीजें भविष्य में होने वाली हैं, उन सब चीजों के बारे में, उन सब चीज का सॉल्यूशन, और आप कह लीजिए अलग अलग वेद में अलग अलग तरीके की, कोई संगीत से संबंधित वेद है, संगीत का जन्म भी सामवेद से हुआ है। उसी तरीके से यजुर्वेद से तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब चीजों का यजुर्वेद से संबंध है। कर्मकांडों का संबंध यजुर्वेद से है, यज्ञ का संबंध वेद से है, गंगा का संबंध वेद से है। जितनी भी चीजें आप देखते हैं, आयुर्वेद का संबंध वेद से है। तो जो भी, चाहे वो
एजुकेशन के फील्ड में देख लीजिए, शिक्षा के फील्ड में देख लीजिए, या कह लीजिए आप हेल्थ के सेक्टर में देख लीजिए, कोई भी चीज जो विज्ञान है, जो वर्तमान का साइंस है, जो वर्तमान का विज्ञान है, दैट इज ओरिजिनेटेड बाय वेद। उसका ओरिजिन क्या है? वेद। वो सारी चीजें यहां से ली गई हैं। लेकिन ये जो सभ्यता विकसित हुई थी उसमें कर्मकांडों का सर्वाधिक प्रभाव था, कर्मकांड का बहुत प्रभाव था। कर्मकांड का मतलब चीजों को मानने और कुरीति का प्रभाव बहुत ज्यादा था। ऋग्वैदिक काल में तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, ये वाले काल में स्त्रियों की दशा समाप्त खत्म हो रही थी, स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी इस काल में। तो अब स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, कर्म कांडों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हर चीज में यज्ञ करना है, वो करना है, इस नियम कानून बहुत ज्यादा हो गए थे। दूसरी, इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। जो उत्तर वैदिक काल, इसकी भाषा, पूरी वैदिक काल की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अब लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु शाश्वत सत्य क्यों है, जीवन इस तरीके से क्यों चलता है। बहुत सारे मन में आज भी सवाल उठते होंगे आपके, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। अब इस क्यूरियोसिटी को अगर आपको शांत करना है इस काल में, तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। अब आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, वो समझ में आता नहीं आसानी से आपको। आज तो आप एजुकेटेड हो, आज ना आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और सारी चीजें हैं, गूगल है, विकिपीडिया है। तब तो वो नहीं था, तब आपके केवल धर्मगुरु थे जो आपको समझा सकते थे, ऋषि मुनि, वो सब लोग। ये भाषा क्लिष्ट थी, कठिन थी, इसमें लोगों को दिक्कत हुआ। तब इससे फिर इस भाषा को, ये संस्कृत भाषा थी, अब यहां से उदय हुआ, यहां से दिक्कत हुआ लोगों को, तब उदय हुआ जैनिज्म और बुद्धिज्म का। जैन धर्म आया, जैन धर्म। जैन धर्म की भाषा क्या थी? अर्धमागधी या प्राकृत। शुरुआत में अर्धमागधी लिखे गए, अर्धमागधी भाषा में शुरुआत में साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य, बाद में प्राकृत में लिखा गया। तो अर्धमागधी वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आता था, लोगों को आसान किया। जैनिज्म ने दर्शन दिया लोगों को, फिलॉसफी दी, जो लोगों के मन में जो बात थी उसको आसानी से लोगों के भाषा में उसको समझाया। कि भाई कोई सवाल पूछता है, जैसे आज के डेट में आप लोग किसको देखते हैं यूट्यूब पे ज्यादा? मोटिवेशन में संदीप माहेश्वरी को देखते हैं, क्यों? विकास देवी कीर्ति सर को देखते हैं, क्यों? आचार्य प्रशांत को देखते होंगे। ये लोग मोटिवेटर तो हैं ही, ये लोग आपके मन में जो सवाल रहता है उसको एकदम आसान और आपकी भाषा में समझाते हैं। ये चीजों जो आपके मन में सवाल आज के डेट में उठ रहा है, वो गीता में भी वो चीज लिखी हुई है, वो चीज आपको ऑटोबायोग्राफीज भी बताएंगे, वो चीज आपको नॉवेल्स भी बताएंगे। उन चीजों का जवाब जब आप पढ़ते जाएंगे तो मिलता जाएगा, खुद पढ़ेंगे तो। लेकिन इतना मेहनत कोई करना नहीं चाहता, लोगों को कम समय में अच्छी चीजें चाहिए, समय नहीं है क्योंकि लोगों के पास, या इंटरेस्ट नहीं है चीजों को लोगों को। तो आप क्या करते हैं? यूट्यूब खोलते हैं, अपने क्वेश्चन कुछ भी उठता है आपके मन में, यूट्यूब पे टाइप करते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं, उस पे जो भी एक्सपर्टीज हासिल किया हुआ है वो व्यक्ति आपको वो चीजों को बता देता है, आपकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी भाषा में, आसान भाषा में आपको आपके सवाल का उत्तर दे रहा है। इस समय लोगों को यही चाहिए था, हमारे जिज्ञासा को लोग, ऐसा कौन सा है, क्या कौन है जो हमारे मन में उठे हुए चीजों को शांत कर सके, जिज्ञासा को बता सके, क्वेश्चंस को आंसर दे सके। वो इसने किया। इसने उस समय की जो भाषा थी, उस भाषा में लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दिया, आचार विचार और तर्क शक्ति के माध्यम से लोगों को बताया कि ये जीवन है, दर्शन दिया। इसलिए लोग इसके बाद किस साइड आकर्षित हुए? जैन धर्म। जैन धर्म ने भी बाद में अपनी भाषा संस्कृत कर ली, जो बाद का साहित्य लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है जैन धर्म में। अब फिर से भाषा कठिन हो गई। जैन धर्म में कर्मकांडों का, अब देखो यहां तो कर्मकांड बहुत ज्यादा थे, यज्ञ, तप, धन, ये सब, लेकिन जैन धर्म में बहुत ज्यादा कठोरता से पालन करना पड़ता था जैनिज्म में। मतलब आप कह लीजिए संलेखना, समाधि मरण जो होता है, वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि अपने मृत्यु का इंतजार करना, अन्न जल को त्याग कर, जीवन भर कपड़ा नहीं पहनना, दिगंबर जैन लोग। तो ये जो है, पानी कोई पात्र में नहीं पीते थे, कभी जीवन में चप्पल नहीं पहनते वो लोग, जैनिज्म के लोग। अब ना जो हम जैनिज्म, वो श्वेतांबर धर्म, वो भी दो पार्ट है, श्वेतांबर दिगंबर। तो दिगंबर जैन लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, श्वेतांबर लोग मॉडर्नाइजेशन में बिलीव करते हैं। मतलब उन्होंने अपनी धीरे धीरे करके समय के अनुसार उसको चेंज कर लिया है दिगंबर, श्वेतांबरों ने। तो वो आप जो आज के जैन धर्म के लोग देखते हैं, वो लोग कपड़े पहनते हैं, वो लोग मॉडर्न सब के हिसाब से रहते हैं, मॉडर्न स्ट्रक्चर के हिसाब से रहते हैं। तो वो लोगों ने चेंज कर लिया। वे श्वेतांबर वाले, दिगंबर वाले स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आज भी जैन मुनि लोग को देखे होंगे, तरुण सागर जी कैसे संलेखना विधि से प्राण त्याग किए थे अभी,
और जैन मुनि लोग करते रहते हैं, वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो इसमें बहुत स्ट्रिक्टली मतलब आपको अपने शरीर को तपाना पड़ेगा इसमें। तो बहुत ज्यादा इसमें क्या है, कठोर तप, शरीर को तकलीफ देने वाली चीजें थी। तो इस पे भी लोगों का ध्यान हटा और उसी समय इंट्रोड्यूस्ड हुआ। अब यहां पर बहुत ज्यादा कर्मकांड, यहां पर आपके शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ, तो लोगों को चाहिए था एक बैलेंस्ड चीजें। तब यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म कहता है कि मध्य मार्ग, गौतम बुद्ध ने कहा कि मध्य मार्ग, इतना ज्यादा कभी जीवन में इमोशनल मत बनो कि लोग तुमको बेवकूफ बना सकें, इतने ज्यादा जीवन में कभी प्रैक्टिकल मत बनना कि तुम लोगों को धोखा देने लग जाओ। प्रैक्टिकल और इमोशनल का बैलेंस लेके चलना है, दैट इज कॉल्ड मध्यम मार्ग। बहुत ज्यादा कठोर तप नहीं, बहुत ज्यादा एकदम जीवन को आसान नहीं करना है, एक बीच का, शांत। बुद्ध मतलब प्रकाश, बुद्ध मतलब लाइट, एशिया का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इनको। तो ये इन्होंने मध्य मार्ग दिया, इसलिए लोग इनके साइड आकर्षित हुए। यहीं पर इसके पैरेलल में यहां पर क्या चल रहा था, कबीला, यहां पर लोग कबीले में निवास करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जनपद बनना चालू हो गया था। जनपद, कबीले का बड़ा रूप जनपद, और जनपद। अब यहां पर उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, यहां पर लोहे की खोज हो गई तो लोग शस्त्र बनाना चालू कर दिए। शस्त्र बनाना चालू कर दिए मतलब युद्ध लड़ना आसान हो गया, युद्ध लड़ना आसान हो गया मतलब क्षेत्रीयता की भावना का विकास हुआ। मतलब दिमाग में आदमी ये सोचेगा कि मुझे क्षेत्र को बढ़ाना है, अपने कैसे साम्राज्य स्थापित करना है। तो कबीले से बना जनपद, जनपद से साम्राज्य बनना चालू हो गया। अब जब साम्राज्य बनना चालू हो गया तब ध्यान आया, तब यहां पर आएगा अब मौर्यन अंपायर। अब इसमें डायनेस्टी बनने चालू होगी, अब साम्राज्य बनना चालू होगा। जैसे कि यहां पर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, कण्व वंश। तो ये सब वंश आना चालू हुए। क्यों? लोहे की खोज हो चुकी थी, लोगों को लड़ना तो पहले से आता था, हथियार नहीं था। लोहे की खोज से हथियार दे दिया लोगों ने, उससे तीर बनाया, उससे तलवार बनाए लोगों ने, और लड़ना चालू किया, साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद आपको डायनेस्टी और साम्राज्य बनना चालू दिखना है। अब ये दोनों के पैरेलल पैरेलल चलेगा भाई। ये साम्राज्य बन रहा है तो इसी को भाई, हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती है, एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वो डायरेक्शन आपको कौन देगा? वो डायरेक्शन आपको धर्म देगा। धर्म का मतलब मनुष्य का संबंध ईश्वर से जोड़ना। रिलीजन, रिलीजन शब्द लिया गया है रिलीजियस, रिलीजियर, लैटिन वर्ड रिलीजियर से लिया गया है। रिलीजियर का अर्थ होता है मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाला जो धागा है, जो सूत्र है, उसको कहते हैं धर्म। दैट इज कॉल्ड रिलीजन। तो आपको जब पैसे से सुख बहुत ज्यादा तक, पैसे से कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन इनर पीस, इंटरनल पीस आपको पैसे से नहीं मिलेगा। इंटरनल पीस आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगा, आपको अध्यात्म से मिलेगा। तो जो थ्रेड, जो सूत्र आपको जीवन में अध्यात्म से जोड़ेगा, वो है धर्म। तो इन्हीं जो ये जो साम्राज्य बनना चालू हुआ, इन्होंने कोई धर्म को अपनाया, किसी ने जैन धर्म को अपनाया, किसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, किसी ने ब्राह्मण धर्म को अपनाया। तो ये दोनों क्या चलेगा? पैरेलल चलेगा। इसके बाद हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो उसके बाद आएगा, मैं सारी चीजें बताया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, अशोक वाला साम्राज्य आएगा, कण्व वंश, शुंग वंश आएगा, कण्व वंश आएगा, ये सब चीजें आई। अब उसके बाद 700 बीसी ये सारे धर्म चलते गए। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आएगा, गुप्त मौर्य का आएगा, मौर्योत्तर काल आएगा, मौर्य के बाद का काल गुप्त काल आएगा, गुप्तोत्तर काल आएगा, ये सारी चीजें। उसके बाद क्षेत्रीय राजवंश आएंगे, चोल चेर पांड्य जो साउथ का था। इसके बाद 700 बीसी, एटलीस्ट आप कोशिश देखिए इसको, 700 बीसी लगभग 712 ईसा पूर्व मुस्लिमों का आक्रमण होगा। इस समय मुस्लिमों का आक्रमण होगा। अब मुस्लिम आक्रमण किए, भयानक पीटे सबको। 17 बार तो महमूद गजनवी ने युद्ध किया था, आक्रमण किया था। अब वो लोग जीते। अब यहां पर चलते आ रहा था अभी तक कौन कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश। अब आए कौन? मुस्लिम आक्रांता। यहां से स्टार्ट होगा मुस्लिम। अब 1000 साल तक मुस्लिम शासन चलेगा। इन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। मुस्लिमों ने दिल्ली से शासन किया, पूरा भारत को विजय प्राप्त किया। और 700 बीसी टू आप कह लीजिए 1700, 1600, 1700 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इसके बाद व्यापारी के रूप में आए कौन? ब्रिटिश व्यापारी बनकर आए कि भाई हम लोग आप लोग के देश में व्यापार करना चाहते हैं। तो मुस्लिम लोग बोले कि भाई व्यापार कर।
हाँ सैंडी जी, तो बौद्ध धर्म जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना सर। मैं आपको, वो मानता है कि नहीं मानता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने मध्य मार्ग दिया ये बता रहा हूं आपको। आप समझे नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा था, एक्चुअल में आपको मीनिंग उसका समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा था। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने लोगों को, आप कह लीजिए, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा क्लियर। वो चीज आप एकदम डीप में मत जाओ, मैं आपको क्या बता रहा हूं अभी। आपको शुरू से लेके आखिरी तक इतिहास में आपके दिमाग में पढ़ने से पहले बैठे रहना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, आप उसके अंदर घुसने का कोशिश मत करो अभी। आप एक स्टोरी के फॉर्म में समझने का कोशिश करो, ताकि आप कल के डेट में, आज कोई बोले नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हो से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के डेट में अगर आपको आज शाम को कोई पूछता है कि इतिहास में क्या पढ़ना है तुमको, तो तुम ये बता सको कि ये चीजें हैं। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, कहां से शुरुआत करनी है और कहां तक पहुंचना है आपको ये पता रहना चाहिए पहले आपको। नहीं तो आपको बोर लगेगा, चीजें बोर लगेंगी। पढ़ना क्या है, कहां तक खत्म होगा, कहां जाएगा, समझ में ही नहीं आता है कुछ चीज। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुस्लिम आक्रांता आएंगे, उसके बाद लगभग 1000 साल तक उन्होंने देश में शासन किया, कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, एक अलग मुद्दा है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। उसके बाद अप्रॉक्स 1600-1700 के बीच जो व्यापारिक टुकड़ी आनी चालू हुई, 1600 में वहां पर कंपनी बनी, कंपनी का शासन आया। कंपनी के बाद 1608 में पहले यहाँ आए, व्यापारिक टुकड़ी बनाना चालू की उन्होंने। किसको क्या बोलते हैं, जो मुस्लिमों हैं उनको लालच दिया कि भाई हम लोग आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं। व्यापारिक टुकड़ी बनाई, कोठी बनाई, साम्राज्य बना लिया, और उसके बाद क्या किया, आक्रमण कर दिया ब्रिटिशों ने। उनके पास मॉडर्नाइजेशन था, मॉडर्न टेक्निक थी, बंदूक थे, गोले थे, बारूद थे, यहां भी था, लेकिन यहां के लोग नहीं समझ पाए, तो उन्होंने आक्रमण किया। अब मुस्लिमों के बाद कौन आ गए, ब्रिटिश। उनका साम्राज्य बढ़ता गया, अब उन्होंने कब्जा कर लिया देश पे पूरा। 1754 तक आप कह लीजिए, प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध तक, प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने कब्जा कर लिया पूरा भारत में, पूरा कंप्लीट खत्म। अब उसके बाद जब उन्होंने कब्जा कर लिया, तो पहली बार अब यहां के लोगों को, यहां एजुकेशन लेवल उतना था नहीं। अब यहां के लोगों को यही नहीं मालूम था कि हम लोग किसके अंडर गुलाम में आ गए हैं। अब वो लोग भी देखो कैसा काम करते थे, फेस किसको बनाते थे, मुस्लिमों को। उन्होंने मुस्लिमों को भगाया नहीं पीट के यहां से, उन्होंने कहा कि यही है, यही है, यही आपका राजा, यही है, ये जो बैठा है वही है राजा आपका। लेकिन बैक से वो लोग क्या करते थे, अपना काम करवाते थे उससे। तो आप लोग को क्या लगेगा, पब्लिक है, आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश काका, लेकिन उसके पीछे कोई उनको मार के काम करवा रहा है, मान लो जाए, आपको तो लगेगा ना चीफ मिनिस्टर तो यही है मेरा, मैं तो जिसको चुना था वही है, ये तो मैं जिसके अंडर में शासन कर, जिसके अंडर में मैं आगे बढ़ रहा हूं वही है। लेकिन उसके पीछे अगर बैक से उनको कोई काम कराना चालू कर दे तो आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज, तो वो नहीं समझ में आई लोगों को। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, साम्राज्य विस्तार करने लगे और पूरा जीत लिया भारत। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं। 1857 में पहली बार लोगों ने क्या किया, आवाज उठाना चालू किया, पहली बार। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन याद रखना पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज नहीं उठाया, अपने लिए लड़ रहे थे अलग अलग क्षेत्र में। मंगल पांडे वाला केस हुआ था, अब अपने अपने क्षेत्र में, देश में सारे लोग अपने अपने क्षेत्र से लड़ने लगे, लेकिन वो लोग, उन लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग को चाहिए क्या। एक्चुअल में हम लोग को चाहिए आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था उद्देश्य उस समय। लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब ही नहीं पता था इस समय तक। यह सफल हो गया। इसके बाद यहां पर लोग लड़ ही नहीं रहे थे कि भाई मुझे स्वतंत्रता चाहिए करके, पता ही नहीं था कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं करके। इसके बाद आया पुनर्जागरण का काल, इसके साथ पैरेलल पैरेलल चल रहा था लगभग पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण के काल में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और बहुत से लोगों ने, जो जागृत मस्तिष्क के थे, स्वामी विवेकानंद, जो लोग पता था कि एक्चुअल में चाहिए क्या हमको, वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो लोग समाज की कुरीति को समझते थे, ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं। उन्होंने लोगों को क्या किया, जगाना चालू किया, लोगों के दिमाग को खोलना चालू किया कि आपको चाहिए एक्चुअल में ये चीज, आप लोग जो मांग रहे हो वो नहीं चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा, ये आप लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो। मुख्य रूप से आपको चाहिए क्या,
समाज की कुरीति समाप्त होनी चाहिए। लेकिन इनमें से भी बहुत से लोगों ने कहा कि इंग्लैंड का जो शासन है वो अच्छा है। बहुत से लोगों ने कहा कि इसके अंदर ही हम लोग को ये चेंज चाहिए, जो बदलाव चाहिए, कि ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, ठीक है करने दो, लेकिन उसके अंदर हम लोग को परिवर्तन चाहिए, हम लोग की सामाजिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा इसमें से, लेकिन लोगों को जगाया इन्होंने। तो लोगों को 100 साल जगाने पर लोगों को पता चला, लगभग 100 साल जब लोग जगे, लगभग 50 साल, लगभग 100 साल नहीं लगा, लगभग 40 से 50 साल या 60 साल कह लीजिए, तब लोगों को पता चला कि हमको एक्चुअल में चाहिए आजादी। जब नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का आह्वान किया, जब सुभाष चंद्र बोस, जब 1920 से 1930 का समय देखेंगे आप, तो उस समय जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, आजाद हिंद, जो सुभाष चंद्र बोस उस समय एक्टिव नहीं हुए थे उतने ज्यादा, आप कह लीजिए जो बाकी क्रांतिकारी लोग थे, उनकी क्रांतिकारी घटनाओं से लोगों को समझ में आया कि हमको चाहिए आजादी। भगत सिंह जो थे वो क्रांतिकारी विचारधारा के थे, उन्होंने पूरा वर्ल्ड का, पूरे विश्व का उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए ऐतिहासिक अध्ययन किया था, दर्शन को उन्होंने पढ़ा था। वो लोग ने बताया कि नहीं, बहुत आसानी से नहीं, हम लोग को क्रूरता से लड़ के उसको हासिल करना है। उसके बाद उसके जस्ट पहले 1915 में आए गांधी जी, भारत में पहले 1915 में आए वो, उस समय अफ्रीका में एक्टिव थे। वो एक केस लड़ने के लिए अफ्रीका में गए थे और वहां उन्होंने आंदोलन चलाया था। वहां पर उन्होंने आंदोलन चलाया था कि जो रंग भेद है उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था साउथ अफ्रीका में। कालेनबाख नाम का एक व्यक्ति था, उसका वो केस लड़ने के लिए गए थे, उसके बाद उन्होंने वहां पर आंदोलन चलाया था कि भाई रंग भेद की नीति, वहां पर भारतीयों को साउथ अफ्रीका में आईडी लगा के घूमना पड़ता था, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था वहां, और वो आंदोलन में वो सफल हुए थे। वहां पर लोगों ने, वहां पर साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने उसको हटाया था, लेकिन वो शांतिपूर्ण आंदोलन किया था उन्होंने। 1915 में वो भारत आए, भारत में घूमे वो पहले और देखे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में लोगों को लड़ना सिखाना है। तो उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चालू किया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सारी चीजों के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया कि आंदोलन कैसे किया जाता है। अगर आप आंदोलन में उग्र होंगे तो सरकार आपको डंडा पीट के, मार के, गोली मार के भगा देगी। आपने कई आंदोलन देखे होंगे, उग्र आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ है। सफल वही आंदोलन हुआ जो शांतिपूर्ण किया गया है। अपनी हक के लिए आवाज उठाना है, लेकिन आप अगर वायलेंस क्रिएट करेंगे, आप अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाएंगे, आप अगर लोगों को मारेंगे, अगर आप सरकार को मारना चाहेंगे, गाली देना चाहेंगे, तो आपको सरकार लात मार के भगा देगी। आपका आंदोलन तब सफल होगा जब आप वो शांतिपूर्ण आंदोलन रहे और आप तर्कसंगत बात करेंगे। आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, उग्र आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ है। जैसे ही आप उग्रता दिखाएंगे, सरकार को यह मौका मिल जाता है कि आपको मार के भगा दिया जाए। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर का हनन हो रहा है। अभी रेलवे वाला आंदोलन हुआ था, रेलवे एग्जाम के लिए, जब तक वो आंदोलन आसानी से हो रहा था, जब तक आप लोग कर रहे थे, धीरे धीरे अपनी मांग उठा रहे थे, सारे लोग सुन रहे थे, सरकार आपको भगा नहीं पा रही थी। पूरे पुलिस वाले आसपास खड़े हो जाएंगे लेकिन भगा नहीं पाएंगे, मार नहीं पाएंगे आपको, नहीं तो पब्लिक गुस्सा, एग्रेशन में आ जाएगी, बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने रेलवे को जलाया, ट्रेन जलाए, बस जलाओगे आप, पब्लिक आपके अपोज में आ जाएगी। सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहा है, पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहा है, अब उसके बाद सरकार पीटेगी। ये होता है आंदोलन में, आप लोग भी जानते हैं। तो गांधी जी ने पहली बार बताया कि नहीं, ये नहीं करना है, शांतिपूर्ण आंदोलन करना है, और बहुत से आंदोलन सफल हुए। उसके बाद एटलीस्ट इसके बाद क्रमिक रूप से 1920 में आंदोलन हुआ, 1930 में आंदोलन हुआ, पूरा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में लड़ते गए। 1937 के अप्रॉक्स में इस समय क्या किया, इन्होंने अधिकार ले लिया इंग्लैंड से आंदोलन के माध्यम से कि हम लोकल गवर्नेंस में हम लोग को दे दो, बस केंद्रीय सत्ता आपकी रहेगी, लोकल गवर्नेंस हमको दो, मतलब चीफ मिनिस्टर हमारा रहेगा, लोकल गवर्नमेंट हमारी रहेगी। इन्होंने 37 में बना लिया चीफ मिनिस्टर। इसी समय कौन बने? पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत के गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने। अब जब आपको चीफ मिनिस्टर आपका है तो लॉ एंड ऑर्डर किसका है? चीफ मिनिस्टर का। अब लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर का है तो आप एक बात बताओ मुझे कि पुलिस किसके हाथ में? आपके व्यक्ति के हाथ में, जिसको आपने चुन के भेजा है, जो खुद भारतीय है। तो अब आपको जब लोग पीटेंगे
तो वो आदमी आपके साथ खड़े रहेगा, नहीं ये हमारे लोग हैं, इनको नहीं पीटना है। पहले इंग्लैंड के लोग कुछ भी करते थे, आपसे दास प्रथा एक तरीके से कह लीजिए, अपने घर में काम करवाना है, मारना है, कुछ भी करना है, आंदोलन कर रहे हो पीट देना है, कुछ भी करते थे। लेकिन जब से आपका सरकार आएगा, लोकल गवर्नेंस आपका रहेगा, आपको कोई पीट नहीं पाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे जो बैठा है आदमी, जो मेंटेन कर रहा है वो आपका आदमी है। तो 37 से लेके 28, 27, 28 महीने तक इन्होंने सरकार चलाया, लोकल गवर्नेंस सारे जगह पे चला सरकार। और जब इसके बाद भी ब्रिटिशों ने यह कह दिया कि नहीं हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो लगभग 27-28 महीना सरकार चलाने के बाद गिरा दिया सरकार से इस्तीफा दे दिया, और लोगों को फिर से मार पड़ना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि लोकल गवर्नेंस आपका खत्म हो गया, अब आपको फिर से पीटना चालू कर दिए अंग्रेज लोग। क्यों? क्योंकि आपका गवर्नमेंट है ही नहीं, अब आपकी गवर्नमेंट तो गिर गई, अब फिर से बागडोर किसके हाथ में? ब्रिटिशों के हाथ में, मारना चालू फिर से। तब लोगों को समझ में आया कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आजादी मेन एक्चुअल में क्या होती है। ये एकदम गांव के तबके के लोगों को पता चल गया कि अगर हमारी सरकार रहेगी, अगर हमारे लोग पद पे बैठे रहेंगे, अगर हमको स्वतंत्र, ये कब होगा? जब हम लोग को फ्रीडम मिलेगा, जब हम लोग को स्वतंत्रता मिलेगी। और हम लोग के लोग अगर सत्ता पे बैठे रहेंगे तो हम लोग को मारेगा नहीं लोग, हम लोग के ऊपर प्रताड़ित नहीं होंगे, हम लोग अपनी जीवन अपने तरीके से जी सकते हैं। तब पता चला लोगों को, और यही उद्देश्य था इस 3 साल का, जो भी गवर्नेंस चलाया इसका उद्देश्य यही था। और तब फिर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो लोग अपने घर से निकल गए एकदम, क्योंकि लोग प्रताड़ित हो रहे थे। फिर लोगों को समझ में आ गया था कि आजादी का मतलब क्या है। एक बार कहा दिल्ली चलो करके सब के सब निकल गए घर से, और बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया इसने। और धीरे से फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन था, आजाद हिंद फौज का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने, और वो सारी चीजें एक पूरे पैकेज के रूप में, कोई एक ने आजादी नहीं दिलाई, ये पूरे एक, जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, इन सब सारे चीजों को आपको देखना पड़ेगा अलग अलग तर्क से। तो वो सब चीजें जब हुई तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, चाहिए तो पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। तब फिर लोग यहां पर से घर से निकल गए एकदम कि नहीं चाहिए, अब तो पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उसके बाद फिर वहां जो वायसराय थे तत्कालीन, लिली गो चर्चिल, इन्होंने कहा तुम बेवकूफ लोग, प्रांतीय सत्ता देने की क्या जरूरत थी तुमको? तुम क्या समझते थे भिखमंगे टाइप रोड पे घूम रहे हैं ये लोग जा जाके इस प्रांतीय सत्ता के दौरान 37 से जब 27-28 महीने की सरकार चली तो लोगों को जा जाके बता रहे थे कि देखो तुम्हारा गवर्नेंस है, तुम्हारी शासन है, तुमको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। ये लोग को जाके जागृत कर रहे थे लोग अंदर ही अंदर। और जब फिर से ये लोकल गवर्नेंस छीना तब लोगों को समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंस क्या होता है एक्चुअल में। और उसके बाद फिर आंदोलनों के चलते फिर 1947 में फिर क्या मिली? कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला देश को। तो ये एक कंप्लीट बहुत से लोगों के योगदान से मिला है और 100 साल के कथक संघर्ष से मिला है। तो ये चीजें जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहां तक पहुंचना है हम लोग को, समझ रहे हो? यहां से लेके फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यहां तक पहुंचना है 1947। समझ में आया एक ओवरव्यू की क्या बताना चाह रहा था मैं? बताओ, बैठा दिमाग में कुछ? अभी मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूं आपको, अभी रुको, अभी मैं आपको एक स्टोरी बता रहा था कि करना क्या है हमको। ठीक, हाँ। अब देखो, अब इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य, अब देखो 3 पार्ट अगर आप देखेंगे उस तरीके से 3 पार्ट देखेंगे तो क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में उसी के बारे में पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उसके सबके बारे में पढ़ना है।
अंपायर पूरा मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य तक। उसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास में उसमें मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद मुस्लिमों के बाद जब ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश कंपनी के आगमन से लेकर 1947 तक आधुनिक इतिहास में पढ़ना है, और उसके बाद नेहरू युग और वो सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो तीनों कैटेगरी में आपको क्या क्या पढ़ना है समझ में आया। हम लोग जाएंगे पहले किसमें, प्राचीन इतिहास में, उसके बाद जाएंगे मध्यकालीन इतिहास में, और उसके बाद जाएंगे आधुनिक इतिहास में। और इसके बाद जो नेहरू युग है वो एटलीस्ट आपका लगभग मान लो संविधान का हिस्सा है वो, है ना, तो वो एक अलग चीज है। तो इसके बाद इतिहास के बाद मतलब भारत आजाद होने के बाद क्या हुआ, वो किस तरीके से शासन प्रशासन चला, वो सारी चीजें उसमें है उसके बाद की। तो इतिहास बेसिकली ये है, आपको इसमें अध्ययन करना है कि ऐतिहासिक लोगों ने क्या गलतियां की, और इससे आपको सीख लेना है। हर कैरेक्टर से आपको कुछ सीखना है। अशोक से आपको सीखना है, चंद्रगुप्त मौर्य से आपको सीखना है, जैनिज्म से आपको सीखना है, बुद्धिज्म से। तो जब तक आप इतिहास पढ़ोगे, अपने धर्म, अपने ईगो और अपनी जो प्राचीन मान्यताएं हैं उसको साइड में कर देना। अगर आप बोलोगे कि मैं हिंदू हूं, मैं जैन से क्यों सीखूंगा, ये लोग हिंदू का विरोध करते थे, बुद्धिज्म हिंदू का विरोध करता था, अशोक तो बुद्धिज्म से संबंधित नहीं था, अशोक तो ब्राह्मण धर्म को नहीं मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य तो उसके बाद फिर आप इतिहास का एंजॉय नहीं कर पाओगे, इतिहास से सीख नहीं ले पाओगे आप। हर कैरेक्टर से सीखो कि वो क्या, उसकी अच्छाइयों से सीखो, और उसने क्या गलती की उससे भी सीखना है। हर दिन के क्लास में आपको ये चीजें जानने की कि आज मैं क्या सीखा इतिहास से, आज मैं एक चैप्टर पढ़ा तो मुझे इससे क्या लर्निंग, क्या मिला, मैसेज क्या मिला, उस मैसेज को पकड़ना। अगर उस मैसेज को नहीं पकड़ पाए आप तो इतिहास पढ़ते पढ़ते इतिहास बन के रह जाओगे। कुछ लोग इतिहास पढ़ते पढ़ते खुद ही इतिहास हो जाते हैं, है ही नहीं। हाँ, प्राचीन इतिहास में आता है भाजी। अब कौन सा ऐतिहासिक काल का भाग है सर धर्मेंद्र, क्या चीज ऐतिहासिक काल, क्या अभी बताऊंगा आभा जी, अभी पढ़ना चालू तो करो, उसमें सब बताऊंगा आपको, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इतिहास पढ़ते पढ़ते खुद इतिहास नहीं बनना है, इसके लिए क्या करना है आपको, लर्निंग, अपने दिमाग को खोल के रखना है कि इस चीज से मेरे को क्या सीखना है, और अपनी सारी मान्यताओं को, प्राचीन मान्यताओं को साइड में करके चलना। हर कैरेक्टर से एक चीज सीखने की कोशिश करना, हर क्लास से एक चीज सीखने की कोशिश करना, और उसको याद रखने की कोशिश करना, और बताना लोगों को। किसी से बात भी करते हो ना तो थोड़ा सा अब जो चीज पढ़ रहे हो उसके संबंध में बताया करो चीजों को, मैंने ये पढ़ा है, आप ये जानते थे, ये पता, आपको क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर पैदा करना है। आपसे आपका उससे रिवीजन होता रहेगा आपकी चीजों का, आप उसको सामने वाली चीजों को बता भी पाओगे, सामने वाले आदमी भी समझ में आएगा, लड़का पढ़ रहा है, कुछ काम है। घर में भी बताया करो, जो चीजें पढ़ते हो, जो चीजें सीखते हो, कुछ नई चीजें सीखे तो उसको डिस्कस करते रहा करो, दिमाग में याद रहेगा वो चीज। तो थोड़ा सा चीजों को उस तरीके से सीखना। अब इसमें क्या क्या आता है बताता हूं, चलो अब चालू करते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। अब ये फैक्ट है, इतिहास का जनक कौन, हेरोडोटस। अब इतिहास को जैसे अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में, ठीक, तो प्राचीन इतिहास में आप कैसे विकास हुआ, तो प्राचीन इतिहास में अब भी आपको बताया मैं कुछ देर पहले कि 3 पार्ट में प्राचीन इतिहास को आप बांटोगे, प्राचीन इतिहास के विकास को क्रमिक रूप से। कैसे, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक को बाद में देखेंगे, पहले देखना है किसको, प्रागैतिहासिक काल। यहीं से इतिहास का ओरिजिन होता है, ये दैट इज द बेसिक पॉइंट, प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या चीजें आती हैं, बेसिकली पूरा पत्थर से रिलेटेड चीजें, मतलब इसमें पाषाण काल आएगा। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। तो पत्थर का समय के अनुसार कैसे विकास हुआ, कैसे क्या क्या औजार बने, और पत्थर के साथ साथ आग की खोज कब हुई। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है वो समझो। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, पूछने के लिए आपको व्यापम में आग की खोज किस काल में हुई, कृषि की खोज किस काल में हुई, कृषि का साक्ष्य कहां मिला है पहला, ये सब चीजें आपको पूछेगा। वही चीज को आपको इसमें देखना है, समझ में आया। तो अब देखो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल के ना लिखित साक्ष्य मिले हैं और ना उनको, अब लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो पढ़ेगा कौन, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं इसके, ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। देखो लिखित साक्ष्य अलग चीज है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध अलग चीज है। लिखित साक्ष्य क्या होता है, किसी अभिलेख, कोई ताम्रपत्र, कोई शिलालेख, कोई लघु स्तंभ लेख, कोई गुहा लेख,
अभी अभिलेख शिलालेख सबको बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, क्या होता है अभिलेख, क्या होता है शिलालेख, क्या होता है गुहलेख, क्या होता है स्तंभ लेख, क्या होता है, सब बताऊंगा। लेकिन कोई चीज लिखित प्रमाण अगर कहीं मिला है, किसी में लिख के गया है, कोई ऐसा लिख के गया है कुछ, तब उसको आप बोलोगे लिखित साक्ष्य। लेकिन इसमें क्या पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? पुरातात्विक साक्ष्य मतलब आपको खुदाई से जो चीजें मिली हैं, आपने वहां पर खुदाई की, वहां पर आपको सिक्का मिला, वहां पर आपको बर्तन मिला, वहां पर आपको औजार मिला, तो उस चीज को देख के आपने ऑब्जर्व किया पुरातत्ववेत्ताओं ने कि इस समय ये चीज रहा होगा, एज्यूम किया, उसको कहेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये जो काल है प्रागैतिहासिक काल, उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो उसको पढ़ा कहाँ जाएगा? लिखित नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से? और उसके बाद क्या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं? जैसे कि आप पाषाण काल कह लीजिए, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब वही सब चीजें जो खुदाई से प्राप्त हुई हैं, वो चीजें उपलब्ध हैं। इधर को छोड़ देना अभी। अब देखो इसमें सिर्फ ये बता देता हूं, चलो आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य तो मिला है, कुछ मिला है लिखित साक्ष्य, पत्थर उत्थर पे लिखे सब चीजें मिली हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सका है, उनको पढ़ ही नहीं सके, आज तक नहीं पढ़ पाए, समझ ही नहीं आता किसमें लिखे हैं, कौन सा चीनी भाषा में लिखे, जापानी भाषा में, समझ में नहीं आता है। तो इसका तो लिखा ही मिला ही नहीं है, इसका मिला है तो उसको पढ़े नहीं सके हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ना है आपको। इसमें सैंधी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये आदि ऐतिहासिक काल में। उसके बाद आएगा ऐतिहासिक काल, इसका लिखित साक्ष्य मिला है और इसको पढ़ा भी गया है, ठीक। तो इसका पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब समझते हो? साहित्यिक साक्ष्य का मतलब इस समय राइटर्स आ गए थे, लेखक आ गए थे, जिन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, वो जो हिंसोंग ने है उसने किया सलोल सीयू की लिखी है, और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन लिखा है, पूरे साहित्य लिख के गए हैं लोग। हर राजा, कौटिल्य ने क्या कहा था, मैंने शुरू में क्या बताया आपको, चाणक्य ने कहा था कि हर राजा को अपने इतिहास के बारे में रोज सुनना चाहिए। हर राजा अपने हिसाब से इतिहास लिखवाता था, तो हर राजा ने अपने दरबार में लेखकों को बिठाया, कहा लिखो, जो घट रहा है उसको लिखो। अशोक ने पहली बार अभिलेख लिखने की प्रथा चालू करी। अशोक ने कहा कि मैं जो जो, अशोक बहुत जबरदस्त राजा था, अशोक ने कहा कि जो कर रहा हूं उसको लिखो, ताकि आज से 200 साल, 500 साल, 10, 1000 साल बाद, 1500 साल बाद भी कोई सभ्यता अगर जीवित रहे, कोई मनुष्य अगर जीवित रहे, तो उसको पता चलना चाहिए कि अभी से अशोक ने किया क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया क्या था। अशोक ने पहली बार अभिलेख लिखने की प्रथा चालू की। वो अभिलेख लिखित साक्ष्य, वही उसी को देख के हम लोग सीखते हैं। हाँ, खराब हैंड राइटिंग था बहुत, तो उन अभिलेखों को देख के इतना सीखते हैं हम लोग कि भाई इस समय से फिर अभिलेखों के बाद वहां पर क्या चलता था, किस प्रकार की शासन व्यवस्था चलती थी। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या, मौर्य साम्राज्य का ऐतिहासिक साक्ष्य सबसे बड़ा, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र उन्होंने लिख के गया है। उन्होंने, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि किस तरीके से राजा को नैतिक उत्थान कैसे होगा, राजा कैसा रहता है, उसकी प्रजा कैसे रहती है, उसका प्रशासन, राजा को क्या होना चाहिए। अशोक ने लिखा है कि राजा की कीर्ति का अनुमान उसकी प्रजा की नैतिक उत्थान से लगाया जाना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब समझना, ये कितना बड़ा वाक्य है, इसको आप सोचना। राजा के कीर्ति का अनुमान उसकी प्रजा के नैतिक उत्थान से लगाया जाना चाहिए। मतलब राजा कितना फेमस है, राजा ने कितना अच्छा शासन किया, दैट वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रजा कितनी जगी हुई है, कितनी जागृत है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके एथिक्स क्या है, उसकी नैतिक रूप से कितनी सक्षम है, कितनी सोचने वाली है उसकी प्रजा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि राजा कैसा था। अशोक ने बोला ये। तो ये सब चीजें ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। इसमें आपको किताबें मिलेंगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी है आपको। वो किताब को आज भी आप पढ़ सकते हैं, उस किताब से आप लगा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य कैसा था, शुंग वंश कैसा था, कर्ण वंश कैसा था, ये सारी चीजें। तो ये हो गया आपका क्या, ऐतिहासिक काल। मैं थोड़ा स्लो स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा, पर क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझाना जरूरी, उसके बाद फिर आगे स्पीड करेंगे अपन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें? ठीक। तो अब देखो, अब इसमें आप अगर प्रागैतिहासिक काल में अगर आप देखेंगे धीरे धीरे करके, तो फिर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। तो उसी पुरातात्विक साक्ष्य को पढ़ना है अपने को। जैसे कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब यहां पर पूरा पाषाण काल कब से कब तक? 10,000 ईसा पूर्व से चालू होता है पूरा पाषाण काल। ईसा पूर्व, देखो यहां पर इतिहास का अध्ययन इस बात से किया जाता है कि ईसा पूर्व समझते हो नहीं आप लोग? कौन कौन ईसा पूर्व नहीं समझता है? देखो यहां पर जब
ईसा पूर्व, ईसा मसीह का जन्म वर्ष जो था ना, उसको उसके पहले और उसके बाद से बांट दिया गया इतिहास को। तो इसके इतिहास के इससे बांट दिया गया। अब इसको अब इधर पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो आप लोग, इधर -1 -2 ऐसे पढ़ते हो ना, ये ग्राफ पढ़ते हो। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे, इधर से इधर जाओगे कि इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर ही नहीं जाओगे। फिर ये आ गया 0, 0 के बाद 1 2 3, इधर आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, तो इधर से इधर आगे बढ़ना है। तो यहां जैसे 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, तो इधर से इधर आगे बढ़ना है। तो इन दोनों के बीच के काल को क्या बोलोगे, 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, इस तरीके से। बड़ा वाला पहले रहेगा, छोटा वाला बाद में रहेगा। उसके बाद 200 ईसा से 100 ईसा पूर्व, तो इधर से आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ईसा मसीह के जन्म से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है इसको, ठीक है। बिफोर क्राइसिस, आफ्टर क्राइसिस, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइसिस ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और इसको बोलते हैं आफ्टर क्राइसिस ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये बेसिक है, ये इस तरीके से चीजें चलेंगी। निम्न पूरा पाषाण काल, ये 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व, प्रारंभ से शुरू से 1 लाख ईसा पूर्व तक निम्न पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, किसको, पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल से आप आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें देखो, पूरा पाषाण काल आता है मध्य, सबसे शुरू में तो प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, या नव पाषाण काल, इसी को बोलते हैं नव पाषाण काल। अब उसके बाद पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। काल के अंतर या पत्थर जैसे जैसे बनते गए, तो पत्थर का जो अलग अलग समय में अलग अलग टाइप के पत्थर बनते गए, उसके हिसाब से इसको काल में डिवाइड कर दिया गया। इसमें थोड़े खराब क्वालिटी के बने, थोड़े अच्छे हो गए पत्थर, इसमें और अच्छे हो गए पत्थर, इस तरीके से। मतलब आप समझ लीजिए, इसको उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ये लोग को इसको जरूरत नहीं है उतना घुसने का। यहाँ पढ़ना है आपको ये चीजों को, इस काल में जो विकास हुआ उसको पढ़ना है। इस काल में सिर्फ जान लिया रहो कि पूरा पाषाण काल का 3 पार्ट था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले क्या पढ़ना है, पूरा पाषाण काल। समझ गए, चलो तो अब स्टार्ट करें, बताओ। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? इधर ऐप पे आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं? चलो ठीक है, चलिए फिर चालू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में हमको पढ़ना है यह समय पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या आएगा, पाषाण। पाषाण मतलब, जी ठीक है पंकज जी, मैं कोशिश करूंगा, है ना, जो चीजें टर्मिनोलॉजी जरूरत पड़ती है उसको वैसे भी करेंगे, है ना। चलो, तो पाषाण काल इसको कहेंगे क्या, स्टोन एज। तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता। देखो पाषाण का सीधा अर्थ होता है पत्थर, है। तो मनुष्य जब पत्थरों के औजार और हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। इस काल को 4 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और एक और पाषाण काल आता है, मैं बताऊंगा उसको, ताम्र पाषाण काल, है ना। बेसिक पार्ट 3 ही है, एक पार्ट और आता है वो ताम्र पाषाण काल है। तो वो देखते हैं अपन। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, देखो इसको बहुत ज्यादा सेंटेंस को मैंने बड़ा नहीं रखा है, इसको छोटा छोटा रखा है, ताकि आप जब नोट्स में पढ़ो तो आपको आसानी से वो चीजें याद हो सके। थ्योरी के फॉर्म में इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया जाता है ना, पैराग्राफ, उसको पढ़ के याद रखने में कोई मजा नहीं आता है, अब वो पढ़ना भी नहीं चाहता कोई। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया है। जो भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, जो चीजें मैंने अलग अलग बुक्स से कलेक्ट करके निकाली हैं, उन चीजों को मैंने तोड़ तोड़ के डाला है, ताकि आप आसानी से उसको समझ सको। आपको हर टॉपिक के बाद पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और दूसरे दिन पढ़ के आएंगे उसको। तो मैं क्लास के बाद नहीं बोल रहा हूं, मैं टॉपिक के बाद बोल रहा हूं, जब टॉपिक खत्म होगा तब। तो अभी जो है शुरुआत में मैं क्लास टू क्लास करवा दूंगा पीडीएफ को शेयर, ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ सको उसको। उसके बाद टॉपिक से टॉपिक शेयर होगा, ठीक। चलो, तो यहां पर पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव कहा। ये दिख रहा है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं आप लोगों को, कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है देखने में, छोटा छोटा थोड़ी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, अब दिखा। चलो, सबसे प्रारंभिक समय था
मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। अब इस समय, हाँ ठीक है, ठीक। अब देखो, इस समय आदि मानव कहा जाता था। इस समय मनुष्य खाना बदोश का जीवन जीता था। एक जगह उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तन ढकने के लिए कुछ नहीं था। वो खाली ऐसी खाना बदोश टाइप का घूमते रहता था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है ना, उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था खाना। जैसे खाना बदोश जीवन अभी कौन बिताता है? जानवर। शेर को ये पता नहीं होता कि आज मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसको जिस दिन शिकार मिल गया उस दिन पार्टी, जिस दिन शिकार नहीं मिला उस दिन हर हर गंगे। नहीं मिलता है शिकार उस दिन, भूखा रहता है। तो इस तरीके का खाना बदोश जीवन। किसी दिन मिल गया, पत्थर अत्थर से मार दिए, किसी को मार के खा लिए, आग का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो उस समय वो इस तरीके का खाना बदोश का जीवन बिताता था। अब यहाँ पर देखो, इस समय मानव आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव खाना बदोश खाद्य संग्रह करता, तो उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इसी समय आग की खोज हुई थी। तो इस समय आग की खोज किस काल में हुई थी बोलेगा तो आपका कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग की खोज। जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको याद करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। अब आग की खोज हो गई, यहां पर देख लो अलग अलग टाइप के पत्थर का आविष्कार हुआ। पत्थर को लोग तराशना चालू कर दिया। अब पत्थर देखो, पत्थर यहाँ पर ये थोड़ा नुकीला पत्थर है, ये थोड़ा किसी फेंक के मारने के लिए, किसी सिर विर फोड़ना है तो पत्थर का यूज करेंगे, और किसी को छेद करना है तो ये वाला नुकीला वाला पत्थर फेंक के मारेगा आदमी। इसी से शिकार करता था और इसी से खा के उसको जीवन बिताता था, खाना बदोश का जीवन जीता था। ये पत्ते का चड्डी पहनता था, ठीक है। तो ये तरीके का अब आग का आविष्कार हो चुका था। ये दोनों पत्थर, पत्थर मारा, पत्थर ऐसे किया, चिंगारी निकला, आग जला लिया, ठीक। तो यहां पर देखो आग जला लिया। अब चलो, तो ये हो गया। तो सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था इस समय का? एक ही ठो उपलब्धि, आग का खोज, ठीक है, आग की खोज। इसी को याद रखना बस। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आग का खोज, खाना बदोश जीवन बिताता था। उसके बाद आप देख लो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मिसोलिथिक एज, ठीक है, मिसोलिथिक एज कहते हैं इसको। तब ये पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। अब इस समय पत्थरों को और तराशना चालू किया। इस समय मानव ने हथियार छोटे आकार के थे, हथियार होते थे लेकिन छोटे आकार के होते थे। अब इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या था? अंत्योष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार करना। अब आग की खोज हो चुकी थी पूरा पाषाण काल में, आग मिल गया है, मतलब मनुष्य जब मरेगा तो उसको दाह संस्कार कर सकते हो कि नहीं आप? तो हर अगला जो काल है वो पीछे से कनेक्टेड रहेगा, वो पीछे से क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। तो अब आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल ने कर दिया, तो ये मध्य पाषाण काल ने क्या करेगा? उसको अंत्येष्टि संस्कार का चालू कर दिया। तो इस समय का प्रमुख खोज मध्य पाषाण काल का क्या था? अंत्येष्टि संस्कार। आपको पूछेगा अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार कब चालू हुआ? मध्य पाषाण काल। आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल। अंत्येष्टि संस्कार कब हुआ? मध्य पाषाण काल। याद रखना, जो जो चीज बोल रहा हूं सबको पूछूंगा। मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार चालू हुआ। विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य किस साल में मिले हैं? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मिले हैं। विश्व के सबसे प्राचीनतम क्या? वृक्षारोपण के साक्ष्य। अब इस समय लोगों ने क्या किया था? अब पत्थर मिल गया, पत्थर से छेद करके पेड़ गाड़ दिए। इस तरीके का वृक्षारोपण का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु किसने बनाया था? ये अदर पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में आया हुआ, मैंने देखा था। तो इस समय इसे कुत्ते को पालतू पशु बनाया था सबसे पहले इंसान ने, कुत्ते को। लेकिन पशुपालन का एक्चुअल शुरुआत कब हुआ था? पशुपालन का शुरुआत नवपाषाण काल से हुआ था। मैं पशुपालन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कुत्ते पालतू पशु बनाने की बात कर रहा हूं। कुत्ते को पालतू पशु कब बनाया गया था? मध्य पाषाण काल। लेकिन पशुपालन की शुरुआत कब से हुई थी बोलेगा आपको तो नवपाषाण काल से चालू हुआ था। याद रखना इस चीज को, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो इस समय मेन क्या याद रखना है? मध्य पाषाण काल में अब लोग क्या करने, शिकार करने चालू कर दिया मनुष्य ने। इस समय अंत्येष्टि संस्कार का शुरू हुआ और कुत्ते को पहली बार पालतू पशु बनाया, वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। तीन चीज यहां से याद रखना। एक चीज कहां से याद रखना है? पूरा पाषाण काल से याद रखना है, उस समय आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल से याद रखना है, अंत्येष्टि संस्कार चालू हुआ था, वृक्षारोपण और कुत्ता, तीन। उसके बाद याद रखना है आपको, देखो यहां पर देखो, अब आग की खोज हो गई है तो यहां पर क्या कर रहा है आदमी? यहां पर तलवार भाला बनाना चालू कर रहा है, धीरे धीरे हथियार बनाना चालू कर रहा है शिकार करने के लिए। यहां पर आग जल रहा है, पका के खाना चालू कर रहा है। अंत्येष्टि संस्कार इसी समय चालू हुई। अब नव या उत्तर पाषाण काल, तो इसको कहते हैं
नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो नव या उत्तर पाषाण काल में क्या किया आदमी ने, अब धीरे से और डेवलपमेंट होगा। कैसा डेवलपमेंट होगा, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। अब आपके पास पत्थर का आविष्कार हो गया है, औजार बना लिए हो, आग बना लिए हो, तो धीरे धीरे क्या करने लगा, पत्थर से घर बनाने लगे। अब पत्थर से घर बनाने का आवास का साक्ष्य मिल गया। अब यहाँ मानव से कृषि और पशुपालन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो नव पाषाण काल से पूछता है, क्योंकि इस समय क्या चालू हुआ, कृषि, कृषि का, अब कृषि में जौ और गेहूं मिलना चालू हो गया। ये कोल्डीवा में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था और पहली बार कृषि का साक्ष्य मिला मेहरगढ़ से। तो याद रखना, कृषि और पशुपालन कब प्रारंभ हुआ, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, कृषि नवपाषाण काल में, पशुपालन नवपाषाण काल में। ठीक है, आग की खोज पूरा पाषाण काल में, अंत्येष्टि संस्कार मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या, कृषि की खोज हो गई थी। अब कृषि की खोज हो गई थी तो पहला क्या मिला, जौ मिला सबसे पहले। कहां मिला, मेहरगढ़ में मिला। मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान में है। समझ में आया, कहां मिला, तीन चीज याद रखना सीधा एक साथ, कृषि की खोज नवपाषाण काल, क्या मिला, जौ, दूसरा गेहूं, कहां मिला, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान में। ऐसा बहुत ज्यादा हल्के में पढ़ना चालू करो, एकदम एकदम छोटी छोटी चीजें याद रखे रहो, फैक्ट जो चीज को पूछता है व्यापम में। तो यहां पर मानव कृषि और पशुपालन प्रारंभ कर दिया। मानव कृषि याद रहेगा और पशुपालन याद रहेगा। कौन से काम से चालू हुआ था, आवास बनाने की शुरुआत नवपाषाण काल। कोल्डीवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, इलाहाबाद में है कोल्डीवा। कोल्डीवा में, इलाहाबाद, इलाहाबाद में कोल्डीवा, इलाहाबाद के पास, उसमें चावल के साक्ष्य मिले हैं पहली बार। लेकिन पहली बार कृषि जो प्राप्त हुआ था वो जौ का मिला था। ठीक, तो मानव ने 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की थी पहली बार जो खेती की थी, पहली बार कृषि जो की थी वहां पर पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। और पहली कृषि में जौ और गेहूं की थी। जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, अभी बताया हूं। और मानव इस काल में पहिया तथा मनका की खोज भी कर लिया था। तो कितना सारी चीजों का खोज हुआ नवपाषाण काल में। सबसे पहले कृषि सबसे इंपॉर्टेंट, पशुपालन सेकंड इंपॉर्टेंट, चावल का साक्ष्य कोल्डीवा से मिला है, कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। क्या मिला है, जौ और गेहूं मिला है। पहिया इसी समय बना, मनका यानी घड़ा इसी समय बना। याद रहेगा, याद हो जाएगा, रिवाइज करवा दूं। पूरा पाषाण काल में आग की खोज, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल के बाद पूरा पाषाण काल में आग की खोज, मध्य पूरा पाषाण काल में उसके बाद आग की खोज हो गई थी तो अंत्येष्टि संस्कार चालू और कुत्ते को पहली बार पालतू पशु बनाया। उसके बाद नवपाषाण काल में आ जाओ, कृषि के साक्ष्य मिल गए। कृषि के साक्ष्य कहां मिले, मेहरगढ़ में मिले, बताऊंगा अभी। मेहरगढ़ में मिले, पहली बार सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि करना चालू किया। पहिए के साक्ष्य नवपाषाण काल, स्थायी आवास नवपाषाण काल, और क्या मिला था, घड़ा नवपाषाण काल। ये सब चीजें नवपाषाण काल। चावल के साक्ष्य कोल्डीवा, हो गया खत्म तीनों। ये आवाज बनाना चालू कर दिए हैं लोग, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कृषि करना भी चालू कर दिए हैं, पहिया बनाना चालू कर दिए हैं, मन का बनाना, ही घड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं चीजें। आज की क्लास में जो बताया मैं एक तरीके का बेसिक क्लास था जिसमें आपको एक्चुअल में मैं बताना का उद्देश्य था कि आपको पढ़ना क्या है हिस्ट्री में, और थोड़ी सी चीजें मैंने बताई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़ के आना है कल। समझ में आया, मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसा पढ़ना है आपको, बताओ। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो मैं काफी इंटरेस्टिंग करके इसको पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, डायग्राम के थ्रू चीजों को बता के इनोवेटिव तरीके से स्टोरी के फॉर्म में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से वो चीजें दिमाग में घुसे। ठीक, चलिए तब ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करवा देता हूं आज। यहां तक पढ़ के आओ, अब कुछ खास नहीं है इसमें, तो मैं मेन तो आपको स्टोरी बताया हूं आज। ये तीनों काल को ध्यान से क्या ना, जीएम व्लॉग्स सर जी, जियो का कंप्लीट पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, वो टाइम लगेगा अभी। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम 10:30 AM। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद हम लोग फिर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के बाद फिर क्या, ऐतिहासिक काल, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता इसके बाद आएगी। चलो ठीक, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए और इसको रिवाइज करके आइए। बीच में मैं किसी भी दिन पूछूंगा क्वेश्चन और सारे लोग आंसर देंगे इसका।
हाँ किरण जी, ताम्रपाषाण काल भी है, ताम्रपाषाण काल भी बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, एंड करें। चलिए, गुड डे आप सबको, मिलते हैं कल।